नमस्कार दोस्तों, आपका गोदर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका गोदर सर। तो आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं मैं। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी ना, लेकिन हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट कि रण से पहले रणनीति समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस समझना ज़रूरी है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमारा सिलेबस हमने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई पॉइंट रह तो नहीं रहा है। अगर कोई कुछ भी स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पुराने सिलेबस से पढ़ाई की हो, लेकिन प्रॉपर प्लीज़ चेक कर लो, क्योंकि करियर का सवाल होता है। फिर एक साल ख़राब हो जाता है पूरा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कहीं से क्वेश्चन मिस ना हो जाए। क्या पता कुछ हल्का सा टॉपिक हो, वहाँ से मिस हो रहा हो। और आपके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ, तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं जितने भी सवाल आपसे पूछूँ वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना है। प्लीज़ अवॉइड ना करें इस चैनल को। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और शुरुआती सदस्य बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए मॉक टेस्ट 1। ठीक है, दीजिए टेस्ट, बनिए बेस्ट, लेट्स गो माय चांस। पार्ट 2 के लिए तैयार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी नज़रों के सामने 52 क्वेश्चन, 51 कंप्लीट हो चुके हैं। 52 क्वेश्चन, देखते हैं कौन एंड तक टिका रहता है और कितना स्कोर करके जाता है। कथन, ये आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कथन है, राजस्थान का जीएसडीपी 2025-26 में लगभग 18.75 लाख करोड़। ठीक है, किस में? जीएसडी पे। ये तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये बात सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान 40% से कम है। 40% से कम है या सेवा क्षेत्र का ज़्यादा है? 44 से 45% के समथिंग है। ये 3 सेक्टर हैं, आपको ये जरूर याद रखने। 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं अर्थव्यवस्था के, उद्योग, कृषि और सेवा। तो कृषि 28 से 30%, और उद्योग है आपका 25 से 26%, और सेवा है आपका 44 से 45%। तो सबसे बड़ा क्षेत्र है सेवा का। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र आपके किसको दिया है? सेवा को। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है? 28 से 30, कृषि वाला। ठीक है, तीसरे नंबर पर इनका क्रोनोलॉजिकल यानी कि इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, किस सेक्टर को कितना परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, देखिए तो हमारा ये दूसरा गलत है और पहला सही है। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थिर, पहला विचार है, स्थिर कीमतों पर पीसीआई पर कैपिटा इनकम 1.03 लाख। ठीक है, और चालू कीमतों पर 2.02 लाख। बिल्कुल सही है दोनों। तो पहला 1.023 लाख है, और दूसरा क्या है? 2.02 लाख है। ठीक है, यह राष्ट्रीय औसत से अधिक नहीं है, ये क्या कम है? 17,651। देखिए राजस्थान का क्या है? 1,03,189। ठीक है, ये स्थिर कीमतों पर है। और भारत का 1,22,000। और चालू कीमतों पर क्या है? 2,02,349, और यहाँ पे 2,20,000। ठीक है, भारत का। तो हमारा कितना कम है इससे? 17,651। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम कितना है स्थिर कीमतों पर? 1.03 लाख है, और चालू कीमतों पर कितना है? 2.02 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या दे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, कथन 1 और कारण। कथन कारण वाला ये पहले दिन उसमें कथन थे, इसमें कथन और कारण है। कारण को हम क्योंकि लगा के चेक करते हैं। राजस्थान का पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर आपको पता ही है, जो हमारे कुरियर डिलीवरी वाले लड़के होते हैं लड़कियां भी ज्वाइन कर लेती हैं शायद मेरे हिसाब से। तो आप में से भी कुछ होंगे गिग वर्कर का जो काम करते होंगे, बहुत मेहनत वाला काम है भाई। तो आप में से कौन करता है, ज़रूर थोड़ा सा बता के जाएं। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर कानून लागू किया। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य है गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा देना। ठीक है, अब आगे क्या है इसके बारे में? तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये दोनों ही बात सही है जो हमने पढ़ी है कि राजस्थान का क्या है? राजस्थान पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर कानून लागू किया है। ठीक है, हाँ, गिग का मतलब होता है घूमने वाला। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है।
गिग का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। और 20वीं सदी में इस शब्द की शुरुआत हुई, ठीक है। अंग्रेजी शब्दों से बना है ये, ठीक है, अंग्रेजी शब्दों के पुराने शब्दों से, ठीक है। और इसका उद्देश्य गिग वर्कर, ये अनौपचारिक, ठीक है, और वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान ने इसमें पहल की है भाई, ठीक है। 20वीं सदी में क्या आया, गिग इकोनॉमी शब्द भी आया, ठीक है। 21वीं सदी में, 20वीं सदी में शब्द आया था और 21वीं सदी में गिग इकोनॉमी शब्द आया। गिग का मतलब होता है, ठीक है, ये मैंने आपको अस्थायी और सीमित समय का कार्य, ये होता है गिग का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के GSVA के संबंध में, राजस्थान के GSV के संबंध में 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, ये करंट के सवाल चल रहे हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भैया, अभी हमने पढ़ा कितना % है, कमेंट करके बताओ। कमेंट जितनी बार जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उतनी बार कमेंट करोगे तो वो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, उद्योग का योगदान कृषि से कम है, ऐसा है कि नहीं बताओ, चालू कीमतों पर, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। तीसरा, स्थिर कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवाओं का योगदान क्रमशः 25.3%, 28.2%, 46.4%, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल इससे भी तगड़ा तो नहीं बनेगा पेपर में इतना, क्योंकि जगह बढ़ गई हैं, थोड़ा आपके मॉडरेट रहेगा पेपर, ये आपको ध्यान करके चलना है। फिर भी आप अपनी तैयारी का लेवल हाई लेके चलिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग, अब मुझे आप ये बता दीजिए, सूती वस्त्र मतलब वस्त्र नगरी किस जिले को कहते हैं, ठीक है। तो सूती वस्त्र, इसके बारे में, राजस्थान में पहली सूती कपड़ा मिल 1889 में ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है ये। अब दूसरा देखिए, वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में, 1942 में पाली में तथा 1946 में श्री गंगानगर में सूती वस्त्र मिलें स्थापित की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने कोटा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया, क्या कोटा को दिया या किसी और को दिया, बताइए जल्दी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, वर्ष 2018-19 में राजस्थान में सभी प्रकार के सूती वस्त्रों का कुल उत्पादन 785 लाख मीटर था, ठीक है। तो ये भी बात सही है, 3 ऑप्शन 3 सही है। और हमें देखना है इसमें से असंगत कथन कौन सा है। तो जो सा है ये वाला, ये हमारा असंगत है, ठीक है। अब आप भीलवाड़ा आया तो भीलवाड़ा के बारे में बता दीजिए, किस नदी के किनारे, ठीक है, कोठारी नदी। शुभंकर बताइए क्या है, मोर है, ठीक है। आप भी लिखते जाइए। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। राजस्थान का मैनचेस्टर भी हम इसे कहते हैं और अब्रक नगरी भी हम इसे कहते हैं। ऐसे ही जिस जिस जिले के बारे में बात आए आप तुरंत कमेंट करके साथ के साथ लिख दीजिए करिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। आप मेरे साथ लगाइए ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसकी स्थापना आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी डालूंगा, देखना बहुत शानदार शानदार, मज़ा आ जाएगा आपका क्विक रिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का मिलान करना स्थान से कहाँ पे, कौन सी है, ठीक है। तो एडवर्ड मिल कहाँ पे बताइए, ब्यावर में, कहाँ पे, बिल्कुल ब्यावर में, ठीक है। और मेवा टेक्सटाइल कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे आपका भीलवाड़ा में, ठीक है। मेवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है। और आपका हाड़ौती, इनके नाम लिखिए, ठीक है। महाराज श्री उम्मेद मिल्स कहाँ पे भाई, ये आपकी पाली में, कहाँ पे, पाली में। और राजस्थान स्पिनिंग वीविंग मिल्स कहाँ पे भाई, ये आपकी गुलाब नगर में, ठीक, गुलाबपुरा में। अब बताइए गुलाबपुरा कहाँ पे है, ठीक है। ये पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा तो सबको पता ही रहता है, आप गुलाबपुरा के बारे में बताइए, गुलाबपुरा कहाँ पे है भाई, ठीक है। तो बता सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बताएंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने मिला ली। अब जितने भी नाम आए उनके बारे में आप बता सकते हैं और कोई जानकारी आपके पास है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये व्याख्या में और एक आध नाम देख सकते हैं। फिर है, राजस्थान के चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल करेंगे भाई साहब विचार। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कब हुई, 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई। चित्तौड़गढ़ के बारे में बताइए, शुभंकर पंच गौरव लिख दीजिए जल्दी कमेंट में, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1937 में भी, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसे राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, ठीक है। और फिर है, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल की स्थापना 1976 में हुई या कब हुई, बताओ जल्दी से, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल में 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने की, बिल्कुल सही बात है, प्लांट प्रारंभ किया। इसमें से केवल
जो सा है वो हमारा असंगत है। क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई? 1976 में स्थापित कहाँ पे हुआ ये बताइए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, केशवराय पाटन में 1965 में और एक अन्य मिल उदयपुर में 1976 में स्थापित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़िए 59। राजस्थान के सीमेंट उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो अब ये चेक कर लिए। ACC लिमिटेड लाखेरी, बिल्कुल सही बात है। मंगलम सीमेंट, बिल्कुल सही बात है। असुमेलित ये नहीं है श्री राम सीमेंट। ये कहाँ पे? ये बताइए जल्दी से, मैं दिखाऊं उससे पहले। JK वाइट सीमेंट गॉटन में, ठीक है। और ये ऑप्शन तभी टिक करना है जब आपको कोई नहीं आ रहा हो, और करके जरूर आने सारे ऑप्शन, ठीक है। तो ये कहाँ पे? कारखाना कोटा में स्थित है भाई। कहाँ पे? कोटा में। कोटा के बारे में बताइए, कोटा को कौन सी नगरी कहते हैं? और कोटा के बारे में 2-4 बातें बता कमेंट में लिख दीजिए जल्दी। नेक्स्ट देखिए, ये सब यहाँ पे दे रखे हैं। बिनानी सीमेंट सिरोही, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़, DLF सीमेंट रास, बिड़ला कॉरपोरेशन चचेरिया में, ठीक है। इंडिया सीमेंट लिमिटेड नौकिया, वाइट सीमेंट खारिया, ठीक है। तो हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, ये सब देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जस्ता उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत है कथन का चयन करना है। असंगत कौन सा है? ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना के साथ ही राजस्थान में आधुनिक जस्ता उद्योग का प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर के निकट देवारी में स्थित संयंत्र में जस्ते के साथ साथ कैडमियम, चांदी और गंधक का तेजाब भी तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी यहाँ पे ये मेटल्स आ रहे हैं, तो आप इनके बारे में, जो साइंस के स्टूडेंट है वो इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित सीसा जस्ता प्रद्रावक स्मेल्टर की वार्षिक क्षमता 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा है, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा जिले से आसिंद में स्थापित है, बिल्कुल गलत बात है। यही हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? ये चेक कर लीजिए, ठीक है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और आपको वैसे देख लिया होगा, ठीक है। 61 में बताइए। 61 उद्योग कारखाना, ये यहाँ से बहुत अच्छा, क्योंकि अब की बार बजट में सेकंड नंबर पे कौन है? उद्योग, ठीक है। उद्योग है या कृषि है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो उद्योग भाई देखो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे भाई? जयपुर में। सिमको कहाँ पे? सिमको को तो भैया हमें पता है कहाँ पे है, भरतपुर में। भरतपुर वाले ने तो पता होगी सिमको में। लोको एंड कैरेज वर्कशॉप कहाँ पे है? ये कहाँ पे है भैया? अजमेर में। फ्लोर्स पार्क संयंत्र कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। तो 4 ऑप्शन आपने मिला दिया यार, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मज़ा आ जाएगा, चिंता मत करो, पेपर फाड़ दोगे अब कि तुम, अब के बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अब के सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है, आपके साथ हूँ ना मैं, चिंता मत करो, ऐसे ही पढ़ेंगे। अब असंगत बताना, क्या बताना भाई? असंगत बताना। औद्योगिक पार्कों की बात हो रही है आज, ये बहुत सारे बनाए जा रहे पार्क, इंसानों के लिए पार्क नहीं बनाए जा रहे, अब औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं बस। स्टोन पार्क धौलपुर के ग्राम विष्णोदा में विकसित किया जा रहा है। मसाला पार्क मथानिया में किया जा रहा है, बिल्कुल। रामगंज मंडी, ये 2-4 मंडी और है, कहाँ की कौन सी, धनिया मंडी कौन सी है, ये लिख के बताना मुझे। सरसों मंडी कहाँ की फेमस है, वो 2-4 मंडियों के बारे में जल्दी लिख देना कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिख दो, इतनी देर में तो लिख दियो, ठीक है। समझ रहे हो लाला? हजारी पार्क, यह बोरनाडा जोधपुर में स्थित है, ई गलत है भैया, बोरनाडा में ना है, कहाँ पे जी बताना हो तुम्हें। जेम्स एंड ज्वेलरी, बिल्कुल सीतापुरा में भाई साहब। सीता मैया क्या पहनती है? जेम्स ज्वेलरी पहनेगी यार, हर कोई थोड़ी ना पहले को, तो तुम्हें याद रहनी चाहिए। स्टोन पार्क धौलपुर के ग्राम विष्णुदा में, कहाँ पे? विष्णुदा में, ठीक है। 132.08 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया। और देखो ये सब दे रखे हैं। हौजारी पार्क कहाँ पे? हमारा हौजारी पार्क हमारे पूछा है चौपंकी बेवाड़ी में, चौपंकी बेवाड़ी में, कन्फ्यूजन में नहीं आना लाला। 63 राजस्थान के, हमें 14 मिनट हो चुके हैं भाई। राजस्थान के रासायनिक उद्योगों के संदर्भ में आपको चयन करना है। राजस्थान में कैल्शियम कार्बाइड के कारखाने उदयपुर और धौलपुर में, सही का बताना, सही, बिल्कुल सही बात है, पहली ही बात सही है, और हमें देखनी ना है, हमें सब पता हो भैया, ठीक है, ठीक है। अलार्म बज गो, 6 बज गए साहब। अब देखो आगे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 64 में पे। राजस्थान के उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत बताना भैया, क्या बताना? असंगत, जो मेल नहीं खावे, ठीक है। धौलपुर ग्लास
एक हमारा ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। तब तक यहाँ असंगत देख लियो, वैसे तो मैंने देख तो लिया होगा। धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र की एक इकाई है जहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1000 टन कांच का सामान बनता है। मेरे साथ साथ जरूर पढ़ना, हम पढ़ते समय बस आंसर देख लेना है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क हाईटेक धौलपुर में स्थित है और यह राजस्थान सरकार का उपक्रम है। बिल्कुल सही बात है। श्री गंगानगर शुगर मिल के अंतर्गत दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स का संचालन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और असंगत बताना है। असंगत है, वर्तमान में राजस्थान में कांच बनाने के केवल 3 प्रमुख कारखाने कार्यरत हैं। अब बताइए 3 है या 2 हैं? कितने बताओ जल्दी, 3 है या 2 हैं? भाई 3 नहीं है, कितने हैं? 2 हैं। ये हमारे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिख रहे हैं 2, ठीक है। कौन कौन से? धौलपुर ग्लास वर्क्स, ठीक है, और हमारा दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो। 65वां, राजस्थान में तांबा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे साहब, विचार करो साहब लाला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1967 में झुंझुनू में हुई। बिल्कुल सही बात है, खेतड़ी में, ठीक है। खो दरीवा ताम्र परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में। बिल्कुल सही है, खो दरीवा ताम्र परियोजना, बिल्कुल सही बात है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। आवासा 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां, कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से कार्यस्थल पर प्रतिदिन या साप्ताहिक आता जाता है तो उससे क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग नहीं कहते हैं लाला, कम्यूटिंग कहते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कम्यूटिंग कहते हैं। कम्यूटिंग, कम्यूट माने आना जाना होता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं? अप डाउन करता हूँ मैं। हम क्या करते हैं भैया? अप डाउन करते हैं, ठीक है। पर अप डाउन नहीं होता, वो क्या होता है भाई? क्या होता है? कम्यूटिंग होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन बताना मुझे। यदि कोई भारत का व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए वह यूएसए में है, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भैया? अप्रवासी कहलाएगा। तो अप्रवासी, प्रवासी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कितना, मैंने पिछली बार क्वेश्चन आया था शायद कि भारत से कितने लोग पलायन करते हैं काम के लिए, कैसे, वो सब आंकड़े हर साल निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में निपुण नागरिक सर्वाधिक किस देश की ओर प्रवास करते हैं? यूएसए की तरफ। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है भैया? बताओ। 281 मिलियन। कितनी है? 281 मिलियन। बिल्कुल सही बताया आपने, एक ही बार में तहलका मचा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों, महिलाओं का अनुपात भी देख सकते हैं। 48% महिलाएं प्रवास करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों बच्चा धुआंधार, हम तो अब तक ना गए भी गाँव, वो तुम में तो जन कितने गए होंगे पता ना, एक आध मुश्किल से गए होगा, वो सब नहीं पता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। 2024 के आंकड़े भैया। 2023 में गुमशुदा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 8500। 2023 में विश्व में सर्वाधिक प्रवासी संख्या में भारत प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा हम ही क्या करते हैं? रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। देखो हमें अगला क्वेश्चन रेमिटेंस को ही आएगा। लो, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भैया भारत है ये, ठीक है। भारत धुआंधार पैसा छापता है। कितना रुपया लेके आया अमेरिका को? 111.22 अरब अमेरिकी डॉलर 2024 में लेके आया, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत, फिर दूसरे नंबर पर मैक्सिको, फिर चीन, चमगादड़ चीन, फिलीपाइंस, फ्रांस, पाकिस्तान। नल्ला भी ले आता भैया 29 अरब तो कमा के। बताओ जिनने कौन नौकरी दे दे यार, वो तो ताज्जुब है। निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र असम में नहीं है? असम में नहीं है भैया। डिगबोई है, डिगबोई आपको पता ही है, तिलकुआ, माकुम है, रुद्र सागर है, लुनेज नहीं है। लुनेज कहाँ पे है आपका भैया? लुनेज कहाँ पे बताओ मुझे जल्दी से, देख के बता दो, देख के तो बता दो यार, लुनेज कहाँ पे है? तो तुम्हें नहीं बताना, आप तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, मुझे पता, ठीक है। लुनेज है आपका गुजरात में, दिखो, हाँ ठीक है। भारत में आणविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1954 में। आणविक आपको पता है, आणविक कहाँ पे? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। 1967 में नाम बदल दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। तो इसके फिलहाल अध्यक्ष बता देना जरा सा मुझे। कोयला 73 में पहुँच गए। कोयला मंत्रालय द्वारा 2023
2030 तक कितने कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 150 करोड़ टन का। ठीक है, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। 74वां देखो, निम्न में से सत्य कथनों का चयन करें। भारत में 2030 तक तेल शोधन क्षमता 309.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना, बिल्कुल सही बात है। 2025-26 तक इथेनॉल मिश्रण 20% करने का लक्ष्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत में 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन 5 मिलियन मीट्रिक टन, बिल्कुल सही बात है, करंट रिलेटेड है। भारत में 30 अप्रैल 2025 तक कुल ऊर्जा उत्पादन कितना हुआ, ये बताओ। ये बिल्कुल बात गलत है भाई, 400 गीगावाट हुआ कि नहीं, कितना हुआ ये बताइए एक बार। तो हमारे ऑप्शन कौन सा है, जाओ सही, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि दूसरा ऑप्शन ABC सही है। नेक्स्ट देखो, ये आपको पूरा व्याख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं। 75वें क्वेश्चन पे आ गया। भारत ने COP 2026 में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। मोदी जी ने रख दो, मोदी जी तो रहेंगे नहीं, मोदी जी ने रख दो भाई, मोदी जी रहेंगे का तो मैं बताओ। और हमें तो जन कौन सा रेगो नहीं रेगो, 2070 अभी आ रहीगा, जब तक हम ही कार्बन नहीं बन जाए। ठीक है, तो ये कब रखा था, ये जरूर याद रखना भैया, 2000 मतलब COP 26 में रखा। ठीक है, COP 26 की बैठक कहाँ हुई, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखो आगे 76वां क्वेश्चन। भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद लाइसेंस प्रणाली का अधिकांश उद्योगों में समाप्त कर दिया कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। दूसरा ऑप्शन देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 1991 के बाद बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे के देखो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई। औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना था कि नहीं, नहीं था, केवल बा ऑप्शन है भाई। ठीक है, ऑप्शन दो। तो FDI के बारे में देख सकते हैं। LPG कब आया था पता है, किसने, किसके टक, कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम पे, ये लिख के बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं, तहलका मचाने वाले स्टूडेंट हैं, कमेंट जल्दी जल्दी टाइप करते करो। हाँ, मज़ा मत लो मेरे संग। ठीक है, हाँ, यहाँ में आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सीधे सीधे लो। इस्पात उद्योग कहाँ पे है, जमशेदपुर में। वस्त्र उद्योग मुंबई में। ठीक है, और IT उद्योग कहाँ पे है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, इनके नाम बता दिए। ठीक है, मुंबई से क्या कहते हैं, बेंगलुरु को क्या कहते हैं, और एल्यूमिनियम उद्योग कोरबा, इनके नाम बता दे। जी तो क्वेश्चन है वो, यहाँ के अलावा क्वेश्चंस बताओ। ठीक है, कौन सी नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब बताओ। ठीक है, तो भारत की IT, चलो एक आपको मैं बता देता हूँ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कैसे जाता है, बेंगलुरु को। ऐसे ही आपको ये बताना है। अब 78वां क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल करेंगे साहब। वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में योगदान लगभग 55% के आसपास है। आपको सही बताना है, बिल्कुल 55% सही बताना है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-25 के दौरान सेवा क्षेत्र की औसत वृद्धि लगभग 8.3% रही, बिल्कुल रही। भारत से वैश्विक सेवा निर्यात में प्रथम स्थान पर था, बिल्कुल, निर्यात हमने बहुत ज़्यादा कर दिया भैया है। सेवा क्षेत्र भारत में कुल रोजगार का लगभग 30% प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे ये C ऑप्शन गलत है, प्रथम स्थान पे तो हम निर्यात में कैसे जाएंगे भैया, निर्यात में ना आ सकें। ठीक है, तो ये बात तुम टोक दे करो यार कमेंट में, सर जी थोड़ा सा ना गलत देखो है। ठीक है, बुढ़ापे की उम्र है यार, ने कथे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, फिर 79 पे, भारत के विदेशी व्यापार की नवीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान वस्तु निर्यात की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा हो, धुआंधार बढ़ रहा हो भैया। भारत का प्रमुख निर्यात बाजार अब केवल प्रयाग, केवल विकसित देशों तक ऐसे कैसे जाओ भाई, विकसित देश ही डॉन बनेंगे का, बिल्कुल नहीं बनेंगे, खाली उधर जाइए एक की। भारत के आयात में पेट्रोलियम उत्पाद का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही बात है भैया, पेट्रोलियम उत्पाद का। ठीक है, आयात कम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारा आ और सा केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये यहाँ पे व्याख्या दे रखी है, देखो भैया। भारत के 80 में पाएंगे हम,
20 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी कर लो। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो निर्यात वस्तु दे रखी है एक साइड, एक तरफ प्रमुख विशेषता इंजीनियरिंग वस्तुएं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कृषि उत्पाद उच्च तकनीकी, बिल्कुल आधारित ना है। रत्न एवं आभूषण बिल्कुल श्रम प्रधान होते हैं भाई, उद्योग हैं। पेट्रोलियम उत्पाद आयात पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला और आ और सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सा से 21वीं सदी के कौशल शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए? अब ये किससे रिलेटेड आ रहे हैं? साइकोलॉजी से। छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के लिए तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की नियुक्ति करना, नियुक्ति करते रहेंगे का। डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना, बिल्कुल सही करो भाई, डिजिटल आजकल डिजिटल भारत हो रहा है। केवल मेधावी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट वाला की पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ेंगे नहीं गंवार बालक, तेल का मचा देंगे, ठीक है। हाँ, बालक नलके में ना लेवेगी। आगे देखो यही में अंत विषयक दृष्टिकोण अपनाना, हाँ ये चीज़ अपनाएंगे। अडॉप्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ ले तू यार, मैं ऐसी बात ना है। तो हमारा पहला सी और ई सही है, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 82 पे आएंगे हम, ठीक है। हंसी मजाक करते हुए 82 पे बहुत जल्दी आप अच्छे बच्चा हैं, देख तेल का मार के मुँह पे टिक लगाते नहीं कि हमारा साथ 30 है, वो तो हमें पता है 30 तो मन देख लो, ठीक है। हमें यहाँ क्या बताना है? कौशल विकास मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेतृत्व करना, बिल्कुल लगते है भैया। समस्या समाधान बिल्कुल करेंगे, हम पढ़े लिखे बालक नहीं करेंगे तो को करेगा समस्या समाधान। केवल सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार करवे तो फायदा का है भाई, थ्योरी पढ़ते जाए, मतलब का पढ़ रहा हो, पागल है का। नागरिकता एवं वित्तीय साक्षरता बढ़नी चाहिए भैया, ठीक है। जे तो कोई मतलब का ना है, फिर हमारा तीसरा सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रबल की फुल फॉर्म भी आ सकती है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज, मेरे साथ बोलो, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज़ एंड, तो PRA प्रोग्राम रिकॉग्नाइज एबिलिटी। फिर है BAL बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ WVST बेस्ट, ठीक। सेंचुरी वेस्ट है या वस्ट है? वस्ट होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप बताइए, थोड़ा दिमाग से निकल गया है, ठीक है। ये वर्ड दिमाग क्या, टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वीं सदी की शिक्षा के संदर्भ में PBL का क्या अर्थ है? PBL का अर्थ बताइए भैया। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, सीधी सा क्वेश्चन है ये, आपकी किससे रिलेटेड चल रहे हैं क्वेश्चन? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे देख सकते हैं। 84वें क्वेश्चन पाएंगे हम, हंसी मजाक करते हुए कितने के पाएंगे? 84वें पे। कथन और कारण, कथन को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्यों गी लगा के उसको पढ़ते हैं, कारण को। 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता का अर्थ वैश्विक दृष्टिकोण रखना और बेहतर दुनिया में योगदान देना है। पॉजिटिव सा लग रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि अनुकूलन क्षमता 21वीं सदी में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इसमें हमारा दोनों सही नहीं हो सकता। हाँ, दोनों कथन सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये, आप देख सकते हैं, व्याख्या नहीं कर रहा है। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, व्याख्या कर देंगे भैया। लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महत्वपूर्ण चिंतन की मानसिकता के अनुरूप नहीं है? नहीं बताना है, ठीक है। तो मैं विज्ञापन में दिखा, तुम एक ही मत पढ़ो, डायरेक्ट आंसर पहुंच जाना है, जाए पढ़ो। मैं विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद के दावों को प्रमाणों और उन तथ्यों के आधार पर जांचता हूँ, ऐसा करते हैं? नहीं बताना है जितना करते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक नेता के भाषण को बिना प्रमाण जांचे सच मान लेता हूँ, ऐसा क्यों कर लेंगे भैया हम? ऐसा ना कर सके ना यार, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे थे। ये बात सही है कि मैं किसी समस्या के कई संभावित समाधानों पर विचार करता हूँ और सबसे तर्कसंगत चुनता हूँ। आप में थे जो जब वीडियो चुन के समस्या आप कीजिए कि प्रैक्टिस ना आ पा रही, और गोदारा सर की क्लास आपकी प्रैक्टिस करवा रही है, आपने सही तो चयन करे हो, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, यह तो बड़ी बात का है। मैं अपने विचारों और धारणाओं को भी प्रश्न करता हूँ और गलत होने पर बदल देता हूँ। हाँ, मैं तो बहुत से गलत है, गलत वाला तय गलत बल देता ना भैया, ऐसे चलेंगे अपन, अपने भगवान है वो वाला रहता है सिस्टम। चलो हंसी मजाक की बात है, तो पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, तभी हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। 86वें क्वेश्चन पे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल 21वीं सदी के लाइफ स्किल्स श्रेणी के अंतर्गत आता है, ना कि लर्निंग स्किल्स या लिटरेसी स्किल्स के अंतर्गत?
तो आपको बताना है फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है भाई। 4C वाला वो पैटर्न पता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलेब्रेशन, और वो आपका क्या है, एक और सी बताना, 2C के बारे में और बताओ जल्दी से जी यार। IMT से रिलेटेड है। अच्छा, IMT का मतलब तुम्हें पता ही है, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी लिटरेसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दिया है तो हटाओ, नेक्स्ट बढ़ाओ। ये दे रखे यहाँ पे, ठीक है। कथन देखो, 21वीं सदी की शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेब्रेशन, कम्युनिकेशन को 4C कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप में क्रिएटिविटी तो बहुत है, धुआंधार मीम बनाते हैं ना, मजाक बना देंगे, ठीक है। गोदर असर की रील वायरल मत करती बस, ठीक है। अब क्योंकि इन कौशलों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाना है। केवल यार जी बात गलत है कि नहीं, बता, केवल लगा दी, स्मृति बढ़ाएंगे का, तो हमारा ये सही है, लेकिन कारण आर गलत है, बिल्कुल धूम बेग मतलब की बात करते ही, ठीक है। रट वाले बस ने। अब 89 पे देखो, कक्षा में शिक्षक छात्रों को एक समूह परियोजना देता है जिसमें उन्हें अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बातचीत कर उनके विचारों को समझना है। यह निम्न में से किस लाइफ स्किल का उदाहरण है? तो आपको बताना है ये भैया आपका, देखो लोगों को समझ भी बात आ जाता है तो सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन के बारे में बात आ जाती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन भाई साहब गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी वो टर्म को लिख के दे देते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ये तो इंग्लिश ही लिख दी है, फिर इंग्लिश की हिंदी लिखेंगे, मतलब सोशल है तो सोशल हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। 90 पे पाएंगे, हमारे 10 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी के सीखने के कौशलों में समीकरण करना भैया। देखो यार साइज और बड़ी को यार, हम इंग्लिश और लिख रहा कि कौन की किताब है जी, कोई की हो तो मैं कहा, तो मैं तो प्रैक्टिस करनी है ना। NEP 2020 बहुविषयक अध्ययन पर जोर देती है जो स्टेम, कला और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करता है। बिल्कुल सही बात है। नीति क्षमता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, बिल्कुल। रटंत को पर निर्भर कम करती है। फिर है रटंत विद्या फलंत नहीं, कहते हैं ना ऐसे बूढ़े बड़े। NEP 2020 में जीवन कौशल शिक्षा को शामिल किया गया है जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और नेतृत्व जैसे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत शानदार बनाई है, बना तो शानदार है, लागू ना है पाए। NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया, बिल्कुल अनिवार्य कर दी भैया। डिजिटल इंडिया बना दो, तुम्हें क्या हल्के में ले रहे, पहला दूसरा तीसरा सही है, बस चौथा गलत है, ठीक है। अब डिजिटल ही वजह थे तो हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। और नया चैनल बना लियो डिजिटल समझ के थोड़ा सा, और बच्चा जल्दी से जल्दी जुड़ के तहलका मचा दिया। गोदर अकेडमी पूरे राजस्थान में छाई गई बच्चन के प्यार की वजह से। हाँ हाली असली क्या बोलते हैं, अब बोल वही ना आ रहा हूँ, बोल वो सीखेंगे, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आत्म जागरूकता दक्षता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है। मैं चित्रकला में अच्छा हूँ लेकिन गणित में सुधार की ज़रूरत है जैसे वाक्य बोलने और अपनी शक्तियों कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। बच्चा भाई यूँ कह रहा हो कि मुझे जी विषय आते हैं, मुझे जी ना आते, तो वो अपनी ईमानदारी बता रहा हो, वैसे ना मुँह पे सब आते हैं, अरे फिर टाइम पे टाइम फिस, ठीक है। तो ऐसे गलत बात है, हवा हवा में मारवो, बहुत से धुआंधार कर रही डेमो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सामाजिक जागरूकता दक्षता को सबसे अच्छे ढंग से विकसित करती है? तो बच्चों, अब देखो तुम इन्हें ना पढ़ें, बच्चों को रोज़ एक ही गति से गणित, बिल्कुल एक ही गति से सिखाऊंगा। बच्चों को जब मेरा दोस्त उदास होता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, जैसे वाक्य, हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए ना, क्या हुआ बता मेरे लाडले। अब देखो बच्चों को हमेशा किताब पढ़कर रटना तो वर्ड हुआ ही नहीं चाहिए, नेगेटिव वर्ड है ये। बच्चों को सहपाठियों से तुलना भी नहीं करना है, आपस में तुलना नहीं, तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, सब अच्छे हैं भैया, सब भाई एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं ऊपर वाले की, ठीक है। 93 पे आएंगे हम। निम्नलिखित में ऐसा मत ज़्यादा, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 21वीं सदी के कौशलों की आवश्यकता के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। 21वीं सदी के कौशल विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक, बिल्कुल सही बात है यार, इंसान बनाने में बढ़िया बार, ये तो पढ़ के समझ में आ जाता है, इनमें तो तुम आंसर मत देखोगे डायरेक्ट। ये कौशल समग्र विकास, बिल्कुल सही बात है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ये कौशल केवल प्रतिभाशाली या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, सामान्य बच्चों के लिए नहीं, ये सही है, ठीक है। सामान्य बच्चों के लिए भी होंगे यार, ऐसी कोई बात है, केवल ये प्रतिभाशाली है आगे आगे बढ़ेंगे, ये मतलब हम बार तो आगे नहीं आएंगे, तो हद कर दी। आगे देखो, भविष्य की नौकरियों और तकनीक
अभी बनी भी नहीं है, क्यों ना बनेगी, धुआंधार बनी है इसलिए अनुकूलता ये चीज़ ना है, ठीक है। अनुकूलनशीलता, ठीक है, ये बात तो सही है, मतलब खैर पूरी तरह बात एक लेवल पर चीज़ ना गई। नेक्स्ट देखो 94 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लिप्ड क्लासरूम में विद्यार्थी घर पर अवधारणाएँ सीखते हैं और कक्षा में चर्चा और गतिविधियाँ करते हैं, बिल्कुल सही बात है फ्लिप्ड में, ठीक है। ब्लेंडेड में डिजिटल तकनीक, बिल्कुल सही बात है। गेमिफिकेशन में शिक्षा को रोचक बनाने के लिए खेलों का बिल्कुल उपयोग करते हैं भैया। चौथा कोलैबोरेशन लर्निंग में बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बिना वर्ड नहीं आना तो ये सही हो जाता, ठीक है। एक दूसरे से समूह में चर्चा करके तो चीज़ें पढ़ते हैं भाई, तो इसके आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट पे देखिए 95, थीम बतानी है, क्या बतानी है, थीम सदी की थीमें शामिल नहीं है, कौन सी शामिल ना है, थीम दे रखी है। वैश्विक जागरूकता, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय आर्थिक व्यवसाय एवं उद्यमिता साक्षरता, बिल्कुल वही होनी चाहिए। नागरिक साक्षरता होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद का मतलब है जी कोई भाई ये जरूरी है, पर थीम ना बनाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 7C, वो 4C पढ़ा था, अब 7C पे आई लो। कौन से कौशल लैकिंग, खाली या गायब हैं, महत्वपूर्ण चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग है, सहयोग, कोलैबोरेशन, संचार, सूचना, मीडिया, साक्षरता, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, मीडिया लिटरेसी और करियर और स्वावलंबन। अब नीचे दिए गए विकल्प में बताना कौन कौन गायब है, तो क्रिएटिविटी तो लिखी नहीं है, कंप्यूटिंग, ICT, साक्षरता, ICT अब के हमारे सिलेबस में ऐड करिए ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिए। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ठीक है 1 सही है। ये 7C आपको पता होना चाहिए। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, मीडिया, ठीक है, कंप्यूटिंग है, और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और करियर और लर्निंग, सेल्फ रिलायंस, खुद पे विश्वास है वो ज़रूरी है, ठीक है भाई, रिलायंस होना ज़रूरी है। 97 रचनात्मकता के 4 मुख्य घटकों को उनके सही क्रम में मिलान करना है, मिलाइए। तो देखो फ्लुएंसी दे रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, और ओरिजिनलिटी दे रखी है, एलेबोरेशन दे रखा है। अब ये पहला दूसरा कौन सा है ये बताना है, ठीक है, तो ये बताओ जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, देखो पहले दूसरे थे, पहले बी कहे थे, देखो तो ये कहे थे, ये दूसरे थे, ये पहले थे, और ये कैसे थे, वो तीसरे थे, और ये चौथे थे, ठीक है। देखो पीछे बार, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फ्लुएंसी, सबसे पहले कितने नए विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरे स्थान पर विचारों के विभिन्न प्रकार या दृष्टिकोणों में बदलाव की क्षमता। ओरिजिनलिटी, तीसरे स्थान पर विचार कितने अनोखे, असामान्य या नए। एलेबोरेशन, चौथे स्थान पर विचारों को विस्तार देना, विवरण जोड़ना और उन्हें विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट, 21वीं सदी के सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट है। 21वीं सदी के कौशलों के 3 मुख्य वर्गों, अब ये भी क्या गए उनके सही मिलान करना, ये मिलान बार जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। तो हम जब मिला देंगे तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये दूसरे थे, ये हमारा कौन थे, ये दूसरे थे, सॉरी ये दूसरे थे। लर्निंग स्किल का थे, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, लिटरेसी का थे भैया, लिटरेसी हमारी पहले थे। ये इन चीज़ IMT तो मैं पता है, इन्फॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी लिटरेसी हमें आनी चाहिए। लाइफ स्किल का रिलेटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ वाला भी है, मतलब सरल भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 4C वाला। सेकंड लास्ट, निम्नलिखित मतलब जवाबदेही का कौशल केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कौशल विद्यार्थी को अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है। बिल्कुल बताओ कि हम क्या होगा, तो पहला गलत है, वो स्टेटमेंट ही तुम्हें पढ़ के लग रही होगी, और कारण सही है लेकिन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप पहली सीरीज पूरी कर चुके हैं, तो इसको इतना प्यार दीजिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाए और आपके दोस्त की भी हो जाए। अगर ऐसा मत करिए कि यार दोस्त को नंबर नहीं आ जाएगा, गोदर सर की चुप क्लास ले ले, मैं ऐसा जी गलत बात है यार, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपने सीख लेगा। किसी शिक्षक द्वारा छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या हृदयंगम करवाने की आवश्यकता है। बिल्कुल रटना करवाएंगे, रटना नहीं करवाना है, हाँ, केवल परीक्षा के लिए अधिगम
केवल परीक्षा के लिए पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं। होलिस्टिक पढ़ाना चाहिए, सृजनात्मक से करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग समझ पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं भी अजय, अब मुझ पर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे बारे में बताइए सर आपका तरीका कैसा है क्या नहीं है, वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमारे इस चैनल को थोड़ा सा पता चले कि यार हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तहलका मचा दो। गोदार अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, फिर देखते हैं गोदारा परिवार कहाँ पे कितना बड़ा बनता है। आप शुरुआती सदस्य बने, इसकी आपको भी खुशी रहेगी, मुझे भी खुशी रहेगी। आपका प्यारा गोदारा सर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आग लगा दो आग।